गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी तक आपने इतिहास के लेक्चर में देखा कि प्राचीन इतिहास में क्या सिलेबस डिफाइंड है, क्या कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और किस किस क्वेश्चन को टैकल करना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और किसे स्किप करना है। तो उसके रेफरेंस में हमने देखा पुरातात्विक स्रोत क्या है, कार्बन डेटिंग क्या होता है, यूरेनियम डेटिंग क्या होता है, इसके बाद नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो ये सब पाषाण काल खत्म होने के बाद एक और टॉपिक इसमें जुड़ जाता है, वो हो जाता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल एक्चुअली में कई कोचिंग और कई बुकों में नहीं बताया गया था, डायरेक्ट वो एंशिएंट से हड़प्पा से शुरू करते हैं। जब भी क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी उड़ जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत होता है, और स्टेट पीसीएस में तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यदि आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाले पार्ट को अच्छे से आप देखें। और आज हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाण काल। इसको इंग्लिश में कैथोलिथिक एरा बोला जाता है, जैसे वहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर ताम्र पाषाण संस्कृति। इसको तो इसमें क्या होता है कि तांबे के साथ पत्थर को कैसे क्लब करके इस संस्कृत के ज्ञान को जाना जाता है, इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। इसी संस्कृत से देखा जाता है तो ग्रामीण सभ्यता का विकास प्रतीत होता है। जैसे ग्रामीण सभ्यता में पशुपालन का, जो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का कार्य था, उसका इन्हेंस वर्जन किस प्रकार से हमें इसमें मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है। इसमें गंगा यमुना दोआब, दोआब मतलब दो नदियों का क्षेत्र जो होता है, गंगा यमुना दोआब जो इलाहाबाद क्षेत्र में आके संगम में मिलती हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार के मृदभांड पाए जाए। कोई भी संस्कृति को जानने के लिए उसकी पोएट्री यानी मृदभांड संस्कृति क्या कहलाती है, उसको जानना काफ़ी जरूरी हो जाता है। और आप जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे तो उसमें जो उत्खनन हुआ है वो मृदभांड के आधार पर ही इसको वैदिक एरा से पहले रखा गया है। नहीं तो जब मृदभांड नहीं आया था तो इसे वैदिक एरा के बाद रखा गया था हड़प्पा संस्कृति को। जब मृदभांड संस्कृति आ गई तो इसको वैदिक संस्कृति के पहले कर दिया गया है कि पहले हड़प्पा है, फिर वैदिक संस्कृति, फिर उत्तर वैदिक काल है, इस तरह करके आया हुआ। तो मृदभांड संस्कृति जानना बहुत जरूरी हो गया। कैसे हम तांबे को प्राप्त कहाँ से किए, लोहे को कहाँ से प्राप्त किए, फिर से हम तांबे में जो कांसा मिला रहे हैं उसका क्या मतलब था, वो इंडिया में था कि नहीं था, इंडिया में था तो कितना परसेंटाइल था, उसका क्या क्या यूज़ था, और यदि इंडिया में कांसा नहीं मिल रहा था तो उसको कहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र है, वहाँ से हम लोग इसे प्राप्त करते थे। इन सब चीज़ों को डेप्थ में बताया गया। फिर से चरगाहा संस्कृति क्या कहता, जहाँ पर पशुओं के साथ मालिक भी घूमा करते थे। और फिर से इसमें लास्ट में हम देखते हैं कि जो शव को यानी कि जो लाश को हम जलाते थे, दफनाते थे, वो कहाँ पर शव को जलाया जाता था, कहाँ दफनाया जाता था, कहाँ उनके हड्डियों को इकट्ठा करके कलश में रख के ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता था। और ये वाली कल्चर आजकल भी फेमस है कि हम लोग देखते हैं हिंदू धर्म में कि जब कोई मर जाता है तो उसको हम लोग जला देते हैं, फिर से उसके हड्डियों को जल में विसर्जित करने के लिए ले जाते हैं। कोई पवित्र नदी रहती है वहाँ पे ले जाके या किसी नदी घाटी पर जाके उसको हम लोग बहा देते हैं उस हड्डी को। तो ये पहले के समय से चलता आ रहा है, लेकिन उस समय बहाने की प्रथा नहीं थी। उस समय जो भी जिस आवास में आदमी रहता था उसी में गर्ता आवास करके, यानी गर्ता आवास कहने मतलब गड्ढे खोद के और उसके नीचे उसको हड्डियों को कलश में रख देता था। उसके साथ मृदभांड हो गया, हड्डियां हो गई, और पशुओं के कुछ हड्डियों को इकट्ठा करके रख देते थे, जल्दी रख देते थे कि पुनर्जन्म की अवधारणा थी। इसमें देखा जाता है युगल समाधान। युगल समाधान बहुत चर्चित है, बहुत जगह देखा जाता है, जैसे कि महदहा हो गया, आपका दमदमा हो गया, ये सब क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा युगल समाधान मिला है। तो युगल समाधान का साक्ष्य जब जेम्स प्रिंस और जो गार्जियन चाइल्ड आए, जितने भी पुरातात्विक उत्खनन से रिलेटेड जितने भी वैज्ञानिक थे, उन्होंने आया तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि यहाँ से सती प्रथा का उल्लेख मिलता हो। उस समय की कुरीतियाँ अभी भी राजा राम मोहन राय के समय तक चलता आया है सती प्रथा का, देखा जाए तो उन्होंने इसका उन्मूलन किया था। तो उससे पैमाना साबित होता है कि हो सकता है ये जो युगल समाधान मिल रहा है इसमें नर नारी को एक साथ दफनाया गया हो, नर नारी को एक साथ जलाया गया हो। तो अभी भी ये आप दिल्ली संग्रहालय आएंगे तो युगल समाधान के लाशें रखी हड्डियाँ दिखने को मिलती हैं। आप आइए दिल्ली और देखिए इसको, तो आपको अच्छे से मालूम चलेगा। अब आइए मृदभांड पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मृदभांड, उत्तर भारत के मृदभांड कुछ अलग तरीके दिखते थे। इसमें लाल काले रंग के
मृदभांड पे सफ़ेद रंग का पट्टी लगा रहता था, तो इसे हम लोग जान जाते थे कि ये राजस्थान साइड का ये मृदभांड होता है। फिर से हम जब मध्य भारत में चलते हैं तो यहाँ पे कयाथा संस्कृति या मालवा संस्कृति आता था, जो नर्मदा घाटी क्षेत्र में पाया जाता था। नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये देखा जाता था कि जो मृदभांड संस्कृति अपनी है उसमें काले और लाल रंग के साथ उसमें चॉकलेटी रंग के कलर से उस मृदभांड का मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे कि आप लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े होंगे तो मर्तबान होता है, उसमें अचार रखा जाता है, तेल रखा जाता है, वो मिट्टी का बर्तन होता है, वो काफ़ी सदियों तक चलता रहता है और उसमें चीज़ें खराब नहीं होती हैं। वो एक तरीके से प्रिजर्वेटर की तरह काम किया जाता है, उसमें नमक में डाल के यूज कर लिया जाता है। तो यही मर्तबान की तरह कहा जाता है। इसको भी संग्रहालय में संचित करके रखा गया है, जैसे कि एक तो दिल्ली में हो जाएगा, और इसका इनहेंस वर्जन देखना हो, वर्ल्ड वाइड देखना हो तो कोपेनहेगन डेनमार्क में जो इसका संग्रहालय है वहाँ पे और सब चीज़ें रखी गई, क्योंकि जितने भी अच्छी चीज़ें थी वो अंग्रेज़ों ने अपने साथ उधर इंग्लैंड और डेनमार्क साइड में ले जाके सुरक्षित रख लिए हैं। वहाँ भी देखने को मिलते हैं, आपको नेट पे अच्छे से अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं। मृदभांड संस्कृति यहाँ पे आपको कुछ बताया गया। फिर से लौह संस्कृति बात किया जाता है। लोहे को तो हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा में हम लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित हड़प्पा में ऐसा नहीं था कि लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन लोहे को यूज करने की टेक्निक इन लोगों को नहीं आती थी, जो कि वैदिक एरा, उत्तर वैदिक एरा में जाके हम लोग को मालूम लोहे को कैसे हल बना के यूज किया जाए, कैसे उसको सीता बनाया जाए। सीता मतलब ये होता था कि धरती को चीरते हुए किस प्रकार से उसमें 2 किस्म के जौ और गेहूं को बोया जाए, ये सब उत्तर वैदिक काल में आता। लेकिन लोहे का परिचय हमें ताम्रपाषाण काल में हो गया था, लेकिन इसका यूज करने को हमें नहीं मिलता था, क्योंकि साक्ष्य ये बताते हैं जो कि अतरंजी खेड़ा एटा गांव जो है, एटा जनपद जो इस समय कासगंज के नाम से फेमस हो गया। आप एक क्वेश्चन बताइए, कासगंज किस मध्यकालीन राइटर का जन्मस्थली था? इसको आप एक बार कमेंट कीजिएगा। वही कासगंज अतरंजी खेड़ा के पास में, यहाँ से लोहे के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे लोहा है। तो वही आपको कभी भी पूछे प्राचीनतम साक्ष्य लोहे का कहाँ से मिला है, तो अतरंजी खेड़ा है। हैंड एक्स संस्कृति पूछ ले तो आप हैंड एक्स संस्कृति के लिए क्या करेंगे, मद्रास का पल्लवरम मारेंगे और वहाँ पे आप देखेंगे कि उसको रॉबर्ट वुड्स ने खोजा था। तो ऐसे करके ये सब रहा कि क्या अभी तक हमने पढ़ा और क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए मेन टॉपिक चलते हैं कि किस प्रकार से हम ताम्रपाषाण काल को पढ़ें। ताम्रपाषाण काल को पढ़ने के लिए हम इसको 2 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला होता है मृदभांड संस्कृति, दूसरा गैर मृदभांड। गैर मृदभांड की बात करेंगे तो इसमें हम हस्तिनापुर, यानी कि इसको हस्तिनापुर में देखेंगे कि OCP यानी कि गैर मृदभांड संस्कृति मिलती है। इसमें क्या होता है कि हम मृदभांड की तरह न जान के इसको दूसरे तरीके कलश टाइप में जान लेंगे, गिलास टाइप में जान लेंगे। और मृदभांड संस्कृति जो होगा कि वो राजस्थान से बेल्ट से जो पाकिस्तान की तरफ मूव करता हुआ आदमी चला जाएगा। जैसे कि अब हम मैप पे आते हैं, बताते हैं कि यहाँ मान लीजिए आपका हस्तिनापुर हो गया, यूपी का बेल्ट हो गया, और यहीं से हम आगे बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो बनास संस्कृति और नालकुल्ली पाकिस्तान का जगह आ जाएगा। यहाँ पे मृदभांड ज़्यादा फेमस था, तो वही यहाँ डिवाइड किया गया। ताम्रपाषाण काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है गैर मृदभांड काल, दूसरा मृदभांड काल। गैर मृदभांड काल में गंगा यमुना दोआब में गैर मृदभांड की संस्कृतियाँ मिली हुई हैं। यहाँ पे देखा जाता था हस्तिनापुर सबसे बड़ा साइट था इसका, और इसका इस सभ्यता को बताने वाले जो थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री के बुक में लिखा, जो बुक वहाँ लिखा गया व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इसके राइटर है BC चाइल्ड करके आपको आएगा व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, तो इसको आपको लगाना रहेगा। तो अब देखिए क्या है कि इस मृदभांड संस्कृति को और इस ताम्रपाषाण काल संस्कृति को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, स्टेट वाइज डिवाइड किया गया। देखा जाए तो आहार या सोची संस्कृति, ये यदि कोई राजस्थान पीसेस दे रहा होगा या स्टेट पीसेस दे रहा होगा किसी भी स्टेट का, तो उसमें जो पाषाण काल के बाद जो हड़प्पा और पाषाण काल का जो ट्रांजिशन फेज था जिसे ताम्रपाषाण काल आता है, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा अराइज हो जाता है। आप 2017 में देखेंगे कि सोची संस्कृति बारे पूछा है कि कहाँ पे फेमस है, तो वो सोची संस्कृति आप देखेंगे राजस्थान में फेमस है। और इसी को आहार संस्कृति बोला जाता था। आहार संस्कृति इसलिए बोला जाता था कि यहाँ पर ताम्रवती एक नाम बहुत फेमस है, ये तांबे के लिए फेमस था। यहाँ से तांबा पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती थी। यहीं पे जेवर की खान थी, इसलिए यहाँ के राजा काफ़ी ज़्यादा
पराक्रमी और सौर शक्तिशाली होते थे, क्योंकि जब उनके पास धातु की चीज़ें रहेंगी तो उससे युद्ध करना काफ़ी आसान हो जाता था। लेकिन हड़प्पावासी और ताम्रपाषाणकालिक लोग ऐसा होता था कि युद्ध से ज़्यादा युद्ध शांति प्रिय थे, युद्ध नहीं करते थे, लेकिन ये अपनी सुरक्षा के लिए विशेषकर काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट बनाते थे, जैसे कि औजार हो गया, बना तीर बनाया, धनुष बनाया, तलवार बनाया, ये सब उनकी संस्कृति में झलकता है। तो ये आता है आहर संस्कृति। आहर संस्कृति राजस्थान के पश्चिम पूर्वी बेल्ट, यानी जहाँ पे इस समय की नदाबी पोस्टेड हैं, आप देखेंगे भीलवाड़ा और बागोर का जो क्षेत्र है वहाँ वाले क्षेत्र में ये आपका सोथी संस्कृति, आहर संस्कृति ये वहाँ मिलती है। ये हमेशा आपको दक्षिण पूर्वी भाग में आप देखेंगे कि जहाँ बनास नदी का तट शुरू होता है या संस्कृति जहाँ विलुप्त होती है वहाँ से ये शुरू होता है, आहर संस्कृति आपको कहलाता है। या आप इसको इस तरह जान सकते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाने वाला जो बॉर्डर है पश्चिमी भाग वाला मध्य प्रदेश का, वहाँ पर आहर संस्कृति आपको मिलता जाएगा। ये होता है राजस्थान का। यहीं पर क्या है, ताम्रवती बता दिया गया। और इसके आहर के पूर्वी तट बोले तो जो यूपी से टच करता हुआ दिखाई देगा, वहाँ गिलुंड एक जगह है जहाँ पर पत्थर के घर मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे साक्ष्यों में दिखाया गया है, फोटो आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपको दिख जाएगा। गिलुंड में क्या होता था कि जो भी घर बनाए जाते थे वो छतनुमा रहता था और उस पर बड़े बड़े चट्टानों को काट के तराश जैसे संगमरमर को तराशा जाता है, काटा जाता है, वैसे यहाँ पे फलक टाइप के छत मिलते हैं। अभी भी वहाँ की संस्कृति आप देखेंगे, मेरठ में आ जाएंगे, वहाँ पर भी स्क्वायर पार्ट में पत्थरों काट के छत की ढलैया की जाती है। तो यही फलक उद्योग वहाँ बोला जाता था, वो उस समय से फेमस है, अभी तक चलता आ रहा है। और यहाँ पर जो मृदभान पाए गए हैं राजस्थान में, आप देखेंगे कि वहाँ सफ़ेद पट्टी, बीच में सफ़ेद पट्टी होता था, कोई मर्तबान हो गया, मान लीजिए ये पेन है, ये ऊपर और नीचे ब्लैक और रेड से रंगा हुआ और बीच में हम इसकी कोडिंग कर लेंगे। कोडिंग करने का मतलब कि इसको हम पहचानें कैसे कि ये मृदभान कहाँ से पाया गया, तो इस पर सफ़ेद कलर का हमने इस पर लेप लगा दिया एकदम सेंटर में देखेंगे तो यहाँ से मालूम चल जाता था कि ये राजस्थान वाले बेल्ट से है। और यहीं पे अगर चॉकलेटी कलर का हो जाएगा तो वो मालवा, यानी कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में मालवा, आप मुंबई मत समझ लीजिएगा, उस समय मुंबई नहीं था, उस समय पूरा एमपी का क्षेत्र जो था मालवा कहलाता था, सेंट्रल इंडिया कहलाता था, सेंट्रल भाग कहलाता था वो, तो वो मालवा में आ जाएगा। अब आते हैं क्या था यह मालवा संस्कृति जो महाराष्ट्र में कहा जाता है। महाराष्ट्र इस समय का महाराष्ट्र उस समय का पूरा सेंट्रल भारत कहलाता था। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ के लोग मृदभांड कला में इतने ज़्यादा निपुण थे कि ये सबसे उत्कृष्ट पैमाना माना जाता था। इसी को कहा जाता कया था या मालवा संस्कृति। और यहाँ के लोग काफ़ी अमीर हुआ करते थे, इसीलिए इसको मालवा, जहाँ पे माल मतलब मुद्रा हो वो मालवा संस्कृति कहलाया। ये अमीर सभ्यता कहलाता था। ये हमेशा वेस्ट एमपी यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला भाग जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश को इस समय प्रारंभिक समय में टच करता है, वो आपका नर्मदा घाटी में। यहीं पर आप देखेंगे कि क्या था, एरन, नागदा और नौदा टोली मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट हो जाते हैं, नौदा टोली और नागदा काफ़ी फेमस है। आप जब दिल्ली रहते हैं, दिल्ली से आप जब उज्जैन की साइड जाएंगे तो एक ट्रांजिशन फेज मिलता है जहाँ पर कि कोटा ऐसा राजस्थान का जगह है, वहाँ से जब आप 50 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ये वाला स्टेशन नागदा मिलेगा। अभी भी वो ये साइट एंशिएंट एरा का साइट है और ये स्टेशन भी है, तो नागदा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और नौदा टोली आप देखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये वाला साइट मिलता है। तो ये आप थोड़ा मैपिंग और रेलवे के थ्रू आप जान सकते हैं। जब आप कभी उधर महाराष्ट्र की तरफ निकले घूमने के लिए, चाहे उज्जैन जा रहे हैं, तो आपको ये साइट दिखते रहेंगे। तो एमपी का हो गया। और यही बताया गया है टॉप क्लास का मृदभांड मिलता था। और यहीं से क्या हुआ कि आपको चरखे जो कि बापू चरखा चलाते थे, वह चरखा यहाँ से मिलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर क्या था, रेड कलर की चॉकलेटी कलर का जो बताया गया आपको मृदभांड मिला है। अब आते हैं हम महाराष्ट्र में जो था, ये तो एमपी वाला पार्ट हो गया जो हमें मिला लेटेस्ट। अभी जो एमपी हम बोल रहे हैं इस समय के हिसाब से बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं महाराष्ट्र में अहमदनगर अब महाराष्ट्र में नहीं है, अब तेलंगाना में शिफ्ट हो, क्योंकि जैसे डिवीजन होता चला जा रहा है ये साइड चेंज होते चले जा रहे हैं। पहले महाराष्ट्र बोला जाता था, सबसे पहले सेंट्रल भारत बोला जाता था, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अब ये अहमदनगर तेलंगाना में चला गया, वहाँ मेढक डिस्ट्रिक्ट है, ये सब करके है। तो आप देखेंगे अहमदनगर, वहाँ पर जरबे, नेवासा और दैमाबाद, इमाम गांव अभी भी महाराष्ट्र में ही है। तो आप देखेंगे कि जरबे संस्कृत वहाँ पे है, नेवासा संस्कृत जैसे यहाँ पे लिखा गया जरबे, इमाम गांव, नेवासा, दैमाबाद, कोल्हार तो कर्नाटक वाले में है। तो ये बिगेस्ट साइट इसमें जो महाराष्ट्र का था, जिसे कहा जाता है वो दैमाबाद था। दैमाबाद से देखा जाता है कि
मनुष्यों द्वारा रथ बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य तांबे का यहीं से मिला है। ये साउथ इंडिया का पहला ऐसा साक्ष्य है जहाँ से आपको मनुष्यों द्वारा रथ बनाने की प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। फिर से सांड जो होता था उस समय का काफ़ी ही पूज्य ये पशु होता था। गेंडे और हाथी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। अब आपको बताएं, आप अगर दूसरा वीडियो देखे होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि उसमें किस प्रकार से हम चूल्हे को पता करते थे कि ज़मीन के अंदर चूल्हा है कि नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो ये आई बटन यहाँ ऊपर लगा दिया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ से उस वाले साइट चले जाएंगे डायरेक्ट ही आप। जरवे संस्कृति में क्या था कि यहाँ पर चूल्हे और नींव के साक्ष्य मिलते थे। नींव के साक्ष्य कैसे जानते हैं तो आप वो आई बटन वाले से चले जाइएगा, वो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, उसको आप देखेंगे कि किस प्रकार से चूल्हा और नींव को हम पता करते थे कि यहाँ पे इस संस्कृति में चूल्हा है कि नहीं है। और जरवे संस्कृति हमेशा ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। यहाँ के लोग ऐसा करते थे कि जैसे सर्किल होता है, मान लीजिए गोल सा सर्किल है, उसके सेंटर में जो हो जाएगा वो मुखिया रहेगा, उसके इर्द गिर्द में जो और लोग रहेंगे वो निवास करेंगे। और यहाँ पर क्या होता था कि उसी सेंटर ऑफ लूप में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ही वो सभी लोग रहेंगे, उसी में अपने कल्चर को इन्हेंस करेंगे। और ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी और इसी में शादी विवाह करते थे, जिससे कि इनकी पतन सबसे जल्दी हुई। और ये लोग जब मरते थे तो अपने हड्डियों को कलश में रख कर या डब्बे में, कलश या घड़े में रख के जहाँ रहते थे उसके नीचे ही ये इनबिल्ट कर देते थे, दबा देते थे। और इनका मानना था कि पुनर्जन्म जब होगा तो फिर से उस घड़े से बाहर निकलकर आदमी आएगा और अपने माला हड्डियों को पहनेगा, जो हड्डियां रखी अपने प्रियतम जो पशु हैं उनके साथ घूमेगा और ये करेगा। ये सब यहाँ से मिलता। यहाँ पे यही जरवे संस्कृति है। यहाँ से व्यापारिक महत्व की चीज़ें सारी मिली हैं, सारे ट्रेड के मुहरे यहाँ से प्राप्त होती हैं। नेवासा ऐसा महाराष्ट्र का पार्ट हो जाता है जहाँ से पटसन उद्योग यानी कपास उद्योग, अभी भी देखेंगे कि वहाँ पर जो ज्वालामुखी उद्गार के नाते जो ऐसे होता है ना, दरारें जब फटी, जब धरती फटी तो दरारें से जो लावा बाहर निकला उसे काली मिट्टी का उसे उधर काफ़ी ज़्यादा अवक्षेप हो गया है, जिसके नाते यहाँ पर कपास की खेती अभी भी होती है, उस समय भी होता था। तो जिससे पटसन उद्योग का हमें जानकारी मिलता है। फिर से यहीं से मृदभान संस्कृति में आप देखेंगे कि जिस प्रकार आप अभी देखते हैं गर्मियों में पानी पीने के लिए, ठंडा पानी पीने के लिए आप सुराही लेके आते हैं, उस तरह का यहाँ मृदभान मिलता था। उसमें नल में टोटी बना रहता था। टोटी यानी कि जो हम लोग टोटी ऑन ऑफ करने वाला एक प्लास्टिक का आता, उस टाइप का टोटी, इस टोटीदार मृदभान वहाँ से मिला। तो ये सब तो रहा ताम्रपाषाण काल के साइट। इसमें एक रंगपुर छूट रहा है, रंगपुर गुजरात में था और यहाँ से भी ट्रेड के हमको साक्ष्य मिले हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मैप पे किस प्रकार से इसको हमने उकेरा है। तो ये नाल और कुल्ली पाकिस्तान का पार्ट था, जो पश्चिमी पाकिस्तान का भाग कहलाता था। ये अब इस समय बलूचिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। और यही बलूचिस्तान के क्षेत्र से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये बलूचिस्तान का क्षेत्र पूरा हो जाता है पश्चिम। यहीं पे मकरान सागर आता है और यहीं भी छोटा सा एक दस्तक सागर आता है। आपको जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा कि मकरान सागर का क्या रिवलेंस था, दस्तक सागर में किस बार सुतका गेंडोर में घोड़े के साक्ष्य कैसे मिले। यहीं पे बनास संस्कृति जो है आपका राजस्थान में आ गया, रंगपुर गुजरात में आ गया, मालवा और कयाथा संस्कृति जो था आपका मध्य प्रदेश में इस समय प्रेजेंट पाया जाता है। और कयाथा का ये कहा जाता है कि एक ट्रांजिशन फेज को डिनोट करता है। प्राग ऐतिहासिक, प्राग हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, ये सारे को मिलाता है। कयाथा संस्कृति 3 संस्कृतियों को मिलाता हुआ प्रतीत होता है। अपना जरवे संस्कृति ये ग्रामीण सभ्यता कहलाता था। इमाम गाँव में काफ़ी ज़्यादा लोग प्राचीनतम साइड में रहते हैं। ये महाराष्ट्र वाले पार्ट को टच करता है। और यहाँ पर भी व्यापार उद्योग काफ़ी ज़्यादा फेमस था। नेवासा पटसन के लिए था। दैमाबाद सबसे बड़ा साइट कहलाता है। और ये हड़प्पा में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे दक्षिणतम भाग हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति के लिए दैमाबाद। और उत्तरतम भाग जो हो जाएगा मांडा हो जाएगा, जो अकलू नदी चिनाब के पास में, कश्मीर के पास में होता है। ये आप साइट को अब यहाँ पे याद कर लीजिए, क्योंकि अब ये ग्रामीण सभ्यता से आप शहरी सभ्यता की तरफ जाएंगे तो वो शहरी सभ्यता आपका हड़प्पा सभ्यता या पहली नगरी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाएगा। और चरवाहा संस्कृति, अभी भी चरवाहा संस्कृति वहाँ चली आ रही है। यहाँ के लोग कृषि प्रधान हुआ करते थे, कृषि कर्म को करते थे, कितने भी धूप हो, कितनी भी पसीना है, लेकिन ये यहाँ काम करते रहेंगे। अतरंजी खेड़ा यहाँ बता दिया गया आपको कि अतरंजी खेड़ा यहाँ पे है, जो कि एटा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के पास में है। और पांडुराज, जो ये वाली साइट आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये
वेस्ट बंगाल में पांडु, वेस्ट कई जगह वेस्ट बंगाल लिखा रहता है, कई जगह असम लिखा रहता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें ये पूछेगा कि पूर्वी भाग में नवपाषाण कालिक या ताम्र पाषाण कालिक साइट के बारे में बताइए, तो ये आपका हो जाएगा पांडुराज डिब्बी। तो ये रहा इतना ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति के बारे में। अब हम लोग साउथ इंडिया की तरफ प्रवेश करेंगे, जो चरगाहा संस्कृति कहता है, उसमें कौन कौन से साइट हैं। जैसे इसमें संगन कालू की बात आती है, तो इसमें आप दिमाग में बना लीजिए, नवपाषाण कालू, मध्य पाषाण, कुछ भी पूछें, यहाँ पे राख के टीले, यानी कि किसी को जलाने के बाद उसकी हड्डियों का अवशेष राख कैसे बना, किस है, तो यहाँ बहुत बड़े बड़े टीले आते मिलते हैं, जिससे मालूम चलता है कि यहाँ पे सामूहिक रूप से समाधान किया जाता था, लोगों को जलाया जाता था। ये सब संगन कल्लू में आपको मिलता है। आइए इसकी चर्चा हम करते हैं। आप देखें साउथ इंडिया पे हम बात करें, चरवाहा संस्कृति से बोला जाता है। चरवाहा संस्कृति आप देखेंगे तो यहाँ मुंबई से स्टार्ट होकर आपका चेन्नई तक चला जाएगा, जो प्रेजेंट एरा में है। तो ये चरवाहा संस्कृति पशुपालन के लिए फेमस था। यहाँ पे कैसे डोमेस्टिकेशन हुआ, मतलब किस प्रकार से हम गायों, बैलों, कुत्तों, इन सबों को कैसे, किस प्रकार से हमने जानवर, जो जानवर थे, इनको किस प्रकार से ह्यूमन फ्रेंडली बनाए, यानी कि किस प्रकार से इनसे दोस्त, मनुष्य जानवरों से दोस्त कैसे बने, किस प्रकार रखना है, किस इनसे क्या हमें लाभ हो सकता है। इनसे ट्रेड नहीं होता था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि हम इनके दूध को निकाल के बेचने लगे, इनको इनके बच्चों के लिए छोड़ दिया जाता, लेकिन इनसे काम कराया जाता था। गाय हो गई तो उससे काम कराया गया, भैंस हो गया तो उससे भी काम कराया गया। तो ये ग्रामीण सभ्यता पे पूरी की पूरी ये संस्कृति अपने को समाहित करती हुई है। अब आ जाइए आंध्र प्रदेश, नागार्जुन कोंडा, या कर्नाटक की बात कर लीजिए, ब्राह्मी, मास्की, ये सब भस्म टीले, ये सब नाम आपको याद करना पड़ेगा। भस्म टीले क्या होते हैं, तो भस्म टीले ये होते हैं कि जहाँ पर राखों का टीला मिलता है, और एक मृतकों का टीला पूछेगा तो वो मोहनजोदाड़ो हो जाएगा, वो आपका सिंधु नदी के किनारे जो पाकिस्तान में मॉन्टेगरी जिले में मिलता है, वहाँ पे हो जाएगा। ये भस्म टीले आपका आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में, कर्नाटक वाले पार्ट में ये ज़्यादा मिलता है, दिखाई देगा, जो कि इस समय बेंगलुरु बोला जाता है, वहाँ पर भी ये भस्म टीले मिलते हैं। अब आइए नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे चिरांद की बात हो रही है। चिरांद आपको लिख के बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में पिछली बार पढ़ाया जा चुका है, और चिरांद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो इस बार बिहार पीसीएस दे रहे होंगे उनके लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब साइटों को लिखकर आप एंशिएंट के पेपर में या हिस्ट्री के पेपर में अपने वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। यदि आप ये सब नहीं लिखते हैं तो आपको भी 40 में से 20 नंबर, 25 नंबर ये मिल के वापस आप चले आएंगे, और यही वैल्यू एडिशन करेंगे। चिरान जो कि हड्डी के लिए फेमस है। यहाँ पे जो हड्डी मिले हैं काफ़ी ज़्यादा छत विछत हड्डियाँ हैं। यहाँ से हिरण के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हिरण के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, जो कि बुर्ज होम के बाद, यानी जो श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर जो बुर्ज होम है, उसके बाद ये उत्तर पूर्वी भारत में मिलने वाला पहला साक्ष्य ऐसा है। जो चिरान, जो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट या छपरा जिसे बोलते हैं, छपरा नाम बहुत फेमस है, वहाँ पर ये चिरांद है। इसी के पास में सिनुआर है। सोनपुर जो पशुओं का एशिया का सबसे बड़ा सोनपुर का मेला लगता है पशुओं का, ये वाला, ये यहाँ से भी ताम्र पाषाण कालिक साइट मिलते हैं। तारापीढ़ी जो यहाँ पर भी है, ये सब। और वेस्ट बंगाल में आप आ जाएंगे, जो अभी हम बात किए हैं, एक पांडु, राजा डिब्बी और महिषी दल करके है, ये आपका काफ़ी फेमस है। इस साइट को आपको याद रखना। अब आइए हम चलते हैं अपर गंगा वैली एंड यमुना, अपर गंगा वैली एंड यमुना दोआब में चलते हैं। जो गंगा यमुना दोआब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, ये उर्वरा से भरी हुई क्षेत्र हुआ करती थी। इसमें कुछ भी चीट जो, यानी जैसे पहले हमने जौ को बताया, एक बात छूट गई थी आपको बताने का, जैसे कि आप देखेंगे कि लोथल जो कि गुजरात का पार्ट है, वहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कि किस प्रकार से खेती करना चाहिए। वैसे तो लकुरादेव में चावल के साक्ष्य मिले हैं, और कोल्डिहवा से भी चावल के साक्ष्य मिले, मेहरगढ़ से गेहूं के मिले हैं, लेकिन जो खेती के साक्ष्य हैं जो हुआ करते थे लोथल में, कैसे हुआ करते थे प्राचीन भारत, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको बता ही देता हूँ। इसमें ये होता था कि जो लोथल का बेड था, अभी भी देखेंगे वहाँ के पानी में काफ़ी ज़्यादा नमक पाया जाता है, नमकीन वाली पानी होती है। तो इसमें ये होता था कि यदि एक साल खेती हो रही है तो अगले साल उसको स्किप करना पड़ता था। इसके पीछे ये कारण होता था कि यदि एक साल आप खेती कर लिए तो अगले साल वहाँ नमक की इतना लंबा चौड़ा परत बन जाता था, जिससे कि खेती होना नामुमकिन हो जाता था, क्योंकि जो ही फसल डाला जाता था उसके जड़ सूख जाते थे। तो इसके लिए वहाँ पे सरकंडे का यूज किया जाता है, जिसको गांव की भाषा में नरकट बोला जाता है। नरकट एक प्रकार का खरपतवार होता है, जिसका जड़ काफ़ी ज़मीन के अंदर तक जाता है। तो वो जब नमक
वाले बेल्ट में एक साल जब हम लोग छोड़ के खेती करते थे तो उस बीच में वो नरकट वहाँ उपज जाता था, जिससे क्या होता था, जो कि नमक भूपरपट्टी पे ऊपर आ जाता था। वो जड़ गहरी होने के नाते, यानी जो नरकट का जड़ है वो गहरी होने के नाते वो नमक सीधे पृथ्वी के अंदर कुछ मीटर तक, जितना जड़ गहरा उतने मीटर तक अंदर की तरफ अवशोषित हो जाता था। इस प्रकार आप देखेंगे कि अगली बार जब खेती किया जाता था तो उस समय फसल अच्छी होती थी। ये हमेशा 1 ईयर में लागू होता था, यानी पहले साल होगा, दूसरे साल आपको यही नरकट लगाना पड़े, फिर तीसरे साल होगा। तो ऐसे कर करके वहाँ पे खेती अभी भी इसी टाइप में ही उगाए जाते हैं, हमें एक साल करके एक साल छोड़ दिया जाता है। तो ये उस समय कुछ टेक्निक थे किस प्रकार से खेती किया जाता था। तो ये तो हो गई, जो पीछे छूट गया था उसको हमने कवर किया। अब आते हैं अपर गंगा वैली एंड यमुना दोआब। दोआब का मतलब यही है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजेशन, उर्वरक का फर्टिलाइजेशन होता है, बीजों का कुछ भी छिड़क दिया अब वो पैदा हो गया खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इलाहाबाद का बेल्ट काफ़ी आता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम मिलता है, जिसमें से इस समय सरस्वती नदी विलुप्त माना जाता है। अभी भी इस पे खोज चल रहा है, पुरातत्वविद खोज कर रहे हैं कि क्या कहाँ पे ये नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो लेकिन अभी भी गंगा और यमुना आपको दिखती रहेंगी। यमुना का पानी नीला दिखता है और गंगा का पानी थोड़ा मटमैला दिखता है। वहाँ पे आप देखेंगे, इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ के संगम पे जाकर देखिएगा, दिखता है आपको। तो इलाहाबाद के साइड पे क्या है, इमलिहा, नरहर, सोरहा और फैराडी के पास ही में यहाँ पे सबसे पहले लोहे के तलवार मिलने के साक्ष्य मिले हैं, जो देखा जाता। और इसी इलाहाबाद को ही सिरेमिक सिटी बोला जाता है। प्रेजेंट एरा में देखा जाए तो सिरेमिक सिटी, यहाँ पे शीशे के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसी को इलाहाबाद को आप जब यूपी के खनिज लवड़ों को पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि यहाँ पर आपको शीशा और बालू में सिलिकेट पाए जाने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। और लौह युग की बात करें तो 1300 बैक सेंचुरी में अतरंजी खेड़ा में एटा कांसगंज गांव में आपको लौह देखने को मिलेगा। तो ये तो इतने साइटें थी जो कि आपको ताम्रपाषाण काल में बताया गया है। ताम्रपाषाण काल जनरली स्किप कर दिया जाता है, इसको नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आप जब मेंस राइटिंग आप करते रहेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल से जोड़कर किस प्रकार आपको अपने वैल्यू को एडिशन करना है, अपने क्वेश्चन के किस प्रकार एनहेंसमेंट करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब और ताम्रपाषाण काल ग्रामीण सभ्यता को दिखा रहे थे। ये ग्रामीण सभ्यता से थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ इन्हेंस कर रहे थे अपने आप को। तो इसके बाद अब जब थोड़ा सा अपने इन्हेंस कर लेंगे तो अब आ जाएंगे शहरी सभ्यता में। तो आप अगर साइंस के स्टूडेंट हो, साइनोसाइडल वे बना के आप दिखा सकते हैं कि नव पाषाण काल से शुरू हो रहा है और आप ताम्रपाषाण काल में जा रहे हैं। तो ग्रामीणी से आप शहरी की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे कि एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करेगा उससे मालूम चलेगा लड़के को कुछ नॉलेज है जो लिख रहा है इसमें। तो ये तो इतनी सी थी कहानी। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।